और शुरुआत जो है वो बिज़नेस अपडेट के साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह आप देखिए, रबर है, मेटल है, इन सब चीज़ों के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो प्राइसेस धीरे धीरे थोड़े से कूल ऑफ होने की बातें ज़रूर सामने आई थी। मेटल डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन रबर थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, ऐसी हमने खबरें सुनी हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? इसके साथ ही चर्चा की शुरुआत करें, सुनील जी। नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। मेटल की प्राइसेस भी गिर रही है, तो हमारे रॉ मटेरियल की प्राइसेस करीब करीब जो पीक हुआ था उससे 20% गिर चुकी है। तो ये तो अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मेटल की प्राइसेस। धंधा अफेक्ट होने लगा था, तो प्राइस कम होना तो बिजनेस के लिए अच्छा है। ठीक है सर। अब ये सारी सिचुएशन के बाद अभी जो बिजनेस अपडेट्स है उसके बारे में बात करते हैं। आपके नंबर्स ऑब्वियसली हमने देखे थे कि पिछली तिमाही में बहुत अच्छे नंबर्स जो है वो आपने पोस्ट किए, और अब यहाँ से आगे की अगर हम बात करें डिमांड सिनेरियो, ये जो भी प्राइसेस फ्लक्चुएशन रहे हैं उसमें कैसा इम्पैक्ट आपने देखा था, और इससे आने वाले तिमाही में क्या कोई असर आता हुआ आपको दिख रहा है, पर्टिकुलरली रेवेन्यूज़ में देखिए या मार्जिन्स में देखिए, सुनील जी? हाँ, देखिए, रेवेन्यू में जरूर फर्क पड़ेगा जब प्राइस कम होती है। तो हम्म। सेल्स मतलब रेवेन्यू कम होता है, क्योंकि पर टन प्राइस भी कम हो जाती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो बट जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ और दूसरे इंटरव्यूज में भी कहा है कि हम वॉल्यूम टारगेट करते हैं, और हम अगले 4-5 साल तक 20% वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। मतलब 20% CAGR ग्रोथ इन वॉल्यूम। प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, प्राइस तो ग्लोबल स्टील प्राइस क्या होगी और उससे डिसाइड होता है। तो दैट इज आवर प्लान, एंड हम उस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। और जहां तक क्वार्टर की बात है, तो क्वार्टरली नंबर्स में जरूर फ्लक्चुएशन होता रहता है। कभी कुछ स्टॉक करेक्शंस होते हैं, टायर कंपनीज भी शटडाउन लेती है, मेंटेनेंस होता है, सीजनल इफेक्ट भी होता है। बट अगर आप हमारे एनुअल बिजनेस की बात करें, तो पिछले साल हमने 90,000 टन का काम किया था, इंडिया और थाईलैंड दोनों जगह मिला के। और इस साल उसमें 20% की बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी। डेफिनेटली सर, आपने बहुत अच्छे से सारा आउटलुक की बात की। तो अब तक के पूरे सिचुएशन को हमने यहाँ से देखा है। हमारा एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर भी जो है वो दारोमदार रहता है, और हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपने काम किया है। भारत में इन्फ्लेशन देखें तो थोड़ा सा पीक होने लगा है, लेकिन बाकी सारे देशों में हम देखें अभी भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। और आपका जिस तरह से एक मेजर मार्केट रहा है एक्सपोर्ट जो है वो, तो कैसे देख रहे हैं सर आप वहाँ से? मतलब वहाँ का क्लाइंटेल क्या कह रहा है आपको, वो कितने पैनिक में है नहीं है, और किस प्रकार का सेंटिमेंट आपको मिल रहा है जब आप बात करते हैं अपने क्लाइंट से? अभी मैं पिछले 3 हफ्ते से यूरोप में घूम रहा था। पहले तो छुट्टी मना रहा था, उसके बाद कुछ बिजनेस के लिए घूम रहा था। तो वहां पे बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। ये जियो पॉलिटिकल समस्या होने के बाद ये एनर्जी की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, गैस की और पावर की। तो वहां की मैन्युफैक्चरिंग तो अभी वहां की सरकारें सपोर्ट कर रही है यूरोप की, बट उसके बाद भी वायबिलिटी नहीं है। कुछ कंपनियां बंद भी हुई है। और तो हम देख रहे हैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट। मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया, भारत हमारा देश अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिव रहेगा। हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस नहीं है, क्योंकि हम रशिया से गैस भी खरीद रहे हैं, और हमारे पावर प्लांट चल रहे हैं और एनर्जी मिल रही है हमको। तो और स्टील प्राइसेस भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव रहेगी, क्योंकि उस सेक्टर में भी बहुत इन्वेस्टमेंट आया है और ग्रोथ हो रही है। तो ये दोनों तीनों चीजें मिला के हम आगे काम कर रहे हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट डेवलप कर सकें। और जैसा आपको मालूम होगा कि हम चेन्नई में नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, जहाँ 60,000 टन की कैपेसिटी होगी, और कम से कम उसका 50% हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगले 1-2 साल तक हम पूरा फोकस कर रहे हैं इन डेवलपिंग मार्केट इन यूरोप। अभी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में करते हैं। थाईलैंड में हमारी खुद की फैक्ट्री है, तो करीब 30% मार्केट शेयर थाईलैंड का है, जो आने वाले समय में और बढ़ेगा। और चेन्नई से हम ज्यादा माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूरोप, और कुछ अमेरिका में भी शुरू करना चाहते हैं।
अब सर मैं कैपेसिटी एक्सपेंशन की ये सारी बातें करूँ उससे पहले मैं थोड़े से नए प्रोडक्ट्स के बारे में समझना चाह रहा हूँ, बिकॉज टायर बिट वायर्स में तो ऑब्वियसली हम लीडिंग पोजीशन में हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे पास। लेकिन और कोई प्रोडक्ट्स वगैरह में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अभी फिलहाल की? अभी हमारा फोकस जो है वो टायर्स पे ही है, क्योंकि ऑब्वियसली टायर का डिमांड भी अब आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है, ऐसे पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं सुनील जी। नहीं, देखिए कि हम फोकस्ड रहना चाहते हैं और अभी हमको काफी स्कोप दिख रहा है इसी में ग्रो करने का। और इसके अलावा भी हम कोई बहुत डेट लेके और बहुत मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं ग्रोथ। वो रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं। हम तो जो कैश फ्लो आ रहा है उसको अगर गेनफुली इन्वेस्ट करते रहें और कंपनी अगर 20% वॉल्यूम ग्रोथ करती है जो हम हैंडल कर पाएंगे और जो सस्टेन करेगी, तो आई थिंक हमारा फोकस इज मोर ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड फोकस्ड इन वन प्रोडक्ट है। डेफिनेटली इन सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस और कैपेक्स की, जो हमने अभी आपने बात की कि नई फैक्ट्री भी लगाई है। ऑब्वियसली आप कैपेसिटी को कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए सर, फंड कैसे मैनेज कर रहे हैं सबसे पहले तो, और दूसरा कि जिस तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी के हैं, क्या प्रकार के ट्रेंड आने वाले वक्त में आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुनील जी? नहीं, देखिए हमारा प्रोडक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है टू मेक द जी। राइट क्वालिटी और इसमें सडनली मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता ग्रोथ में, क्योंकि टायर कंपनीज बहुत सावधान रहती है, बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करती है बिफोर वो आपसे खरीदे उसके पहले। तो इसीलिए हम कैपेसिटी तो जरूर लगा रहे हैं 60,000 टन की, बट वो कैपेसिटी करते करते हमें 3 साल लग जाएंगे उसको पूरा करने में। और अभी हमारी कैपेसिटी 1 लाख टन है इंडिया और थाईलैंड मिला के, जो अगले महीने 1,20,000 टन हो जाएगी और इस साल के अंत तक 1,80,000 टन हो जाएगी जब हमारा चेन्नई का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। पर ये 1,80,000 पहुंचने में हमको कम से कम 3 साल लग जाएंगे यहाँ से। तो पिछले साल हमने 90,000 टन का धंधा किया था, जैसा मैंने बताया 20% 1,05,000 1,10,000 टन के करीब हम इस साल कर पाएंगे और उसी के हिसाब से आगे 20% थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट 20% अचीव करना डिफिकल्ट नहीं है। डेफिनेटली। अब सर जो मार्जिन्स हम अभी तक एंजॉय करते आ रहे हैं उसमें भी और बढ़ोतरी होगी, बिकॉज प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं, तो आप आने वाले वक्त में कोई प्राइस कट्स वगैरह पास ऑन करने की कोशिश, इसको कैसे देख रहे हैं सुनील जी आप? नहीं, देखिए कि हमारे कैलकुलेशन और हमारे प्रोजेक्शन में हम हम्म। प्राइस इंप्रूव होगी और मार्जिन इंप्रूव होगा ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि कुछ ना कुछ अनसर्टनिटीज और आएगी जब व्यापार बड़ा होता है। जब आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ती है और हम करीब करीब जो 18-20% मार्जिन है वो मेंटेन कर पाएंगे। डेफिनेटली, तो ये बात तो ज़रूर है। अब आते हैं सर वॉल्यूम्स पे। डेफिनेटली आपने अच्छे टारगेट जो है रखे हैं, 20-25% कैगर के हिसाब से वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ 3 to 5 years के हिसाब से अगर हम देखें तो। और अभी ऑलरेडी बस हम देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार से रिप्लेसमेंट साइकिल देखें या कैसे भी देखें तो टायर का डिमांड तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है यहाँ से आगे। सो ये जो हमारे टारगेट्स हैं डेफिनेटली अचीवेबल लग रहे हैं अभी जो ट्रेंड है उसको देखते हुए सुनील जी। हाँ, अचीवेबल है, बहुत कॉन्फिडेंट है। हमने बहुत सारा काम किया है तो इसलिए हमारी कॉस्ट भी कम है और इसलिए हम मार्जिन भी मेंटेन कर पाएंगे। तो 20% इज नॉट अ वेरी नॉट अचीवेबल टारगेट, ऐसा नहीं है, अचीव हो जाएगा। और सीएजीआर की बात कर रहे हैं तो कभी 18 हुआ तो कभी 25 होगा। तो अगले 4-5 साल में मुझे आउटलुक अच्छा लग रहा है। ठीक है सर। चेन्नई प्लांट की ऑलरेडी आपने बात की, इसके अलावा जो हमारा थाईलैंड का प्लांट है उसमें भी आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो टाइमलाइन के बारे में बताइए सर, कब तक में ये जो है वो पूरी तरह से फंक्शनिंग हो जाएगा? और ग्रीनफील्ड प्लांट जो है वो हमारा चेन्नई में, उसके बारे में भी अगर फंक्शनिंग के हिसाब से बात करें तो। थाईलैंड में तो मैं बता रहा हूँ कि ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है, 40,000 टन की कैपेसिटी है, पर वहां पे 100 टन पर डे से अगर आप अधिक कैपेसिटी लगाते हैं तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है, जो कि करीब साल भर की एक्सरसाइज है। तो अब वो हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, हमें परमिशन भी मिल गई।
तो अब नई कोटिंग लाइन लगाने पे काम चल रहा है, जो कि अगले महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि सितंबर एंड मतलब अगले 6 महीने के लिए हमारी कैपेसिटी 20,000 टन बढ़ जाएगी, 40 से 60 हो जाएगी, जो कि अगले 6 महीने में यूज होगी। तो इसलिए हम थाईलैंड जो हमने करीब पिछले साल 35,000 टन का धंधा किया था, तो 40-42,000 टन हम कर पाएंगे वहां पे ये पूरे साल में। ओके, तो ये और फिर आने डेफिनेटली ये वाले बात तो साल में ज़रूर है। फिर और बढ़ेंगी, और वो 2-3 साल में हाँ, 60,000 को टच करेगी। बिल्कुल, ये बात भी है जिसे हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा सर, इंडिया में जो अभी हमारे कस्टमर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट तो हमने समझने की कोशिश की, लेकिन भारत में ऑब्वियसली अभी फेस्टिव डिमांड है, सो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरा, अब मॉनसून के बाद भी मेंटेनेंस जो लगते हैं, उसमें भी लोग कभी-कभार रिप्लेसमेंट साइकिल वैसे भी एक्टिवेट हो जाता है। किस प्रकार के डिमांड सिनेरियो जो आप देख रहे हैं? कोई नए बड़े ऑर्डर अगर आपने देखे हों, तो उसके बारे में भी बताइए सर अभी। नहीं, देखिए अभी इस क्वार्टर में जरूर थोड़ा डिमांड में करेक्शन है, क्योंकि इन्वेंट्री करेक्शन ले जी। रहे हैं, कुछ टायर कंपनीज के पास भी स्टॉक हो गया, तो वो भी कुछ हुँ, प्रोडक्शन कट किया है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो सब कंपनियां ग्रो कर रही है, और इंडियन टायर मार्केट की जो प्रोजेक्शन है, जो इनकी एसोसिएशन के प्रोजेक्शन है, वो 8 से 10% पर एनम ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं अगले सालों के लिए। तो और मेरे ख्याल से वो हो रहा है। अगर आप मंथली बात नहीं करें, क्वार्टरली नहीं करें, पर ईयर ऑन ईयर 10% मार्केट जरूर ग्रो होगा इंडिया का। डेफिनेटली सर, तो ये सारी जानकारी जो है वो उसके ऊपर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, इसके अलावा ऑब्वियसली हमारा डेट टू इक्विटी अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छा रह रहा है। सो कोई नया फंड वगैरह उसकी कोई योजना है आने वाले वक्त में, या आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल जो भी कैश फ्लो है उसमें से ही आप सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं? आपने फाइनेंशियल देखे हो तो बहुत रोबस्ट कैश फ्लो हुँ, है, और जी। उसी से हमारा चेन्नई प्लांट का एक्सपेंशन भी पूरा हो जाएगा। हुँ, बट एज ए बफर, एज ए कुशन, हमने 100 करोड़ का टर्म लोन लिया है। बट हुँ, लॉन्ग टर्म में कंपनी फिलोसॉफी की अगर आप बात करें, तो हम बहुत डेट हैवी कंपनी बनना नहीं चाहते। तो आप देखेंगे कि हुँ, हमारा डेट 150-200 करोड़ से हमेशा कम रहने वाला है, या उसके अंदर अंदर रहने वाला है। हम कभी भी 500 करोड़, 1000 करोड़ बोरो करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ओके, तो आप ये व्यू बिल्कुल हम ध्यान में रखेंगे। और आखिरकार जो हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने का प्लान है, उसको आप कैसे और सक्सेशन में बढ़ाएंगे? बिकॉज कैपेसिटी एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन इसके लिए और क्या और स्टेप्स उठाएंगे जिससे जो ग्लोबल डिमांड है उसमें हम एक बड़ा चंक जो है वो भी उसमें से पार्टिसिपेट कर सके, सुनील जी? वो सही कहा आपने कि देखिए जी। मैन्युफैक्चरिंग तो करनी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। पर जी। फोकस हमारा ये रहता है कि कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, और उन कस्टमर काउंटर पे ज्यादा से ज्यादा हमारा मार्केट शेयर हो, हमारी सप्लाई हो, उस पर काम किया। तो हमने ये इंडिया में बहुत अच्छे से किया है पिछले सालों में। तो करीब अब हमारा वेरी क्लोज टू 50% मार्केट शेयर है इंडिया में। टायर कंपनीज को हम लीड देते हैं। थाईलैंड में हम अभी 30% पे हैं। थाईलैंड भी बड़ा मार्केट है, तो 30 से 40-50 की जर्नी होगी अगले सालों में। इसके अलावा एशियन मार्केट में भी हम मेजर मार्केट शेयर है हमारा। श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। बट अगर आप बात करें यूरोप और अमेरिका की, तो वहां तक अभी, वहां के लिए हमने कोई बहुत सीरियस एफर्ट अभी तक नहीं किए थे। अब जब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं थी, जितना माल बनता था तब बिक रहा था। अब जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चेन्नई में और थाईलैंड में एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो नाउ वी आर सीरियसली वर्किंग और मार्केटिंग एफर्ट कर रहे हैं। तो हमने यूरोप में चालू किया है मार्केटिंग एफर्ट्स, और लोगों को भी रखा है। धीरे धीरे वहाँ इच्छा है कि एक कंपनी बनाई जाए, वहाँ माल रखा जाए, और कस्टमर को, यूरोप काफी बड़ा मार्केट है। ओके, और टायर वहाँ बनते रहेंगे आने वाले सालों में। तो जो आज वहाँ दाम चल रहे हैं और जो खर्चा लग रहा है, उस हिसाब से ये प्रॉफिटेबल मार्केट है हमारे लिए। तो अगले साल 2 साल तक हम उस पर काम करेंगे, और उसके बाद हम अमेरिका पे काम करेंगे। पर मेकिंग इन अदर कॉन्टिनेंट, या वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने का अभी कोई प्लान नहीं है।